जय हिंद दोस्तों। हमारे डिस्कशन वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि इंसुलिन का जो है निर्माण वो शरीर के कहाँ से होता है, तो अग्नाशय में होता है। अग्नाशय को अंग्रेजी में इसको पैंक्रियाज कहा जाता है। अग्नाशय एक ऐसा है जो कि ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है, जबकि यह दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब बड़ा ग्रंथि है। जबकि सबसे पहला जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वह है लीवर है, जबकि लीवर कैसा है, वह बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। जबकि ये अग्नाशय है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथियां है। लेकिन अगर बात किया जाएगा तो हमने बोला कि लीवर बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है जो सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो वह याद रखेगा थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ा ग्रंथि है। उसी तरह से अब बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय के एक लैंगरहैंस दीपिका होती है, इसमें से तीन लैंगरहैंस दीपिका होती है, जिसमें से तीन सेल होते हैं। अल्फा होती है, बीटा होती है और गामा सेल होती है। इसको याद रखेगा। तो अल्फा सेल से क्या निकलता है, तो इसमें ग्लूकागोन हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। उसी तरह से बीटा सेल से क्या होती है, इंसुलिन निकलता है। तो अगर बीटा सेल से इंसुलिन अगर कम मात्रा में निकलेगी तो डायबिटीज हो जाएगा, यानी कि मधुमेह रोग हो जाएगा। जबकि अधिकतम मात्रा में निकलेगी, यानी कि आवश्यकता से अधिक निकलेगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। उसी तरह से अगर गामा सेल से क्या निकलता है, तो सोमैटोस्टेटिन निकलता है। और इंसुलिन में याद रखेगा कौन सी धातु पाई जाती है, तो जास्ता धातु पाई जाती है। जबकि खून में कौन सा लोहा धातु पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉपर की अधिकता से शरीर में कौन सा रोग जाता है, तो विल्सन रोग हो जाती है। लोहा की अधिकता के रोग से कौन सा है, लौहमयता यानी कि सिडरोसिस हो जाती है। जबकि लोहा की कमी की मात्रा से एनीमिया रोग होती है। उसके अलावा एल्कोहल की अधिकता से सीरोसिस हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से बुल्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अपारा पीने से मीना माता रोग हो जाता है। तो ये कुछ अन्य क्वेश्चन थे उससे जुड़ा हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया हुआ था। तो अब बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम में कब, तो 1992 ईस्वी 1792 ईस्वी में इसको मतलब हरा दिया था। और यह बात करते हैं इन्होंने, तो टीपू सुल्तान जो था इसको यह इसके समय में क्या हुआ था, चार युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। इसके पिता का नाम था हैदर अली था, और हैदर अली जो मैसूर का शासक के रूप में, संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो उसी तरह से याद रखिएगा, मतलब चार गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चार आंग्ल मैसूर हुआ था। तो पहल का हुआ था 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था, जिसने मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा जो हुआ था 80 से लेकर 1784 ईस्वी तक हुआ था, जिसमें मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये तीसरा यही था 1792 से मतलब 90 से लेकर यह 92 तक चला हुआ था, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें थी कैप्टन मिंडोज जो था ना, कैप्टन मिंडोज, उसी ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। जबकि चौथा जो हुआ था वह 1799 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड वेलेजली के समय में। इस समय इसकी क्या होगी, हत्या कर दिया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पहिलका वाला में जो आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, बड़े लास्ट था। दूसरी बड़े लास्ट यानी कि 1767 से 69 वाला में। और दूसरी का जो युद्ध हुआ था 80 से 84, उस समय था लॉर्ड मतलब वारेन हेस्टिंग्स था। जबकि तीसरा जो हुआ था 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, उस समय जो था वह जो था लॉर्ड कर्नवालिस था। जबकि चौथा हुआ था 1799 में, लॉर्ड वेलेजली था, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेजली को मतलब खुद को बंगाल खुद को मतलब शेर कहता था। इसी तरह से अगर बात करते हैं, इसने टीपू सुल्तान का था। टीपू सुल्तान में अपनी आत्मकथा भी इसने लिखा हुआ है, तारीख है, फिर मतलब इसने तारीख है खुदाई, याद रखिएगा। इसके पुस्तक का नाम क्या है, तारीख है खुदाई है। या इसने जैकोबियन क्लब का सदस्य बना हुआ था। जैकोबियन क्लब मतलब कौन सा था, एक गर्म दल का पार्टी था जो कि फ्रांस से था, और इसने नेवी बोर्ड का भी गठन किया हुआ था। और भारत में सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग करने वाला, यानी कि रॉकेट का प्रयोग करने वाला था कोई शासक, तो टीपू सुल्तान ही था। इसने इसने साफ साफ बोल रखा था कि 100 दिन चूहा की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह ही जिया जाए। इसके अलावा इसने टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष भी अपने क्षेत्र में लगाया हुआ था। और इसने जो उसने रॉकेट का प्रणाली का किया था इसमें फताहिल मुजाहिदीन नामक पुस्तक है, उसमें रॉकेट साइंस के बारे में इसके जानकारी देखने को मिलता है। और इसने श्रृंगेरी में, याद रखिएगा, श्रृंगेरी में शंकराचार्य का मतलब मंदिर को इसने निर्माण करवाया था। साथ ही साथ श्रृंगेरी में ही मतलब जो शारदा देवी थी उनके मतलब मूर्ति के निर्माण के लिए क्या किया था, इसने बहुत सारा दान वगैरह दे रखा था। और इसने टीपू सुल्तान ने कई सारे भाषाओं को इसके पास ज्ञान था, जिसने उर्दू, अरबी, फारसी और कन्नड़, कन्नड़ यानी कि कर्नाटक वाला क्षेत्र में था, इसलिए अगर कन्नड़ भाषा का स्वर्ण काल के रूप में अगर देखा जाए तो इसके काल को जाना जाता है। और जब श्रीरंगपट्टनम कौन सी नदी पे है, याद रखिएगा, अभी तो कावेरी नदी पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि तेल और प्राकृतिक गैस का ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में स्थित है।
अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के नियम का किसने खोज किया हुआ था? तो ग्रेगरी और मेंडल ने किया हुआ था। मेंडल ने मटर के दाने से लेकर इसने अनुवांशिकी का अपना प्रयोग किया हुआ था। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल में ही, मध्य प्रदेश के भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC का रिसाव हुआ था। इसमें से माना जाता है लगभग 1000 से नहीं बल्कि 2000 से 3000 से अधिक लोगों ने इसमें मृत्यु हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो भोपाल में था एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था जो कि क्या करते था, कीटनाशक का मतलब बनाने का कार्य करता था। उसी में रिसाव होने के कारण मतलब हो गया था। याद रखिएगा E610 क्या था, E610 एक टैंकर था, उसी में रिसाव के कारण ऐसा हुआ था और इसमें मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिलती है। तो याद रखना ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब ये जान लेते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा C2H3N और O, यही होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र C2H3NO। याद रखिएगा, इसको ध्यान से रखना है आपको। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मिथाइल, जबकि एक मिथाइल एल्कोहल होता है जिसको अधिकता से पीने से क्या हो जाता है, आदमी अंधा हो जाता है, साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और एक इथाइल अल्कोहल होता है, हमने मिथाइल अल्कोहल बोला, मिथाइल अल्कोहल मतलब सूत्र होता है CH3OH होता है। उसी तरह से एक इथाइल अल्कोहल भी होता है, इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग शराब के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH होता है। इसको इथाइल अल्कोहल जिसको हम लोग शराब आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि तो लोहे में जंग लगने से मुख्य कारण क्या होता है? उसका ऑक्सीजन ही होता है। ऑक्सीजन के साथ संयोग करके यह लोहा का ऑक्साइड का निर्माण करता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं हम लोग तो लोहा क्या होता है कि लोहा के मतलब के निष्कर्षण किससे कराया जाता है? तो हेमेटाइट से कराई जाती है। हेमेटाइट में याद रखिए इसका सूत्र क्या होता है? हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 होता है। इसमें लोहा 2 होता है, ऑक्सीजन 3 होता है। मतलब इसके अलावा मैग्नेटाइट भी इसका सूत्र होता है। याद रखें मैग्नेटाइट तो Fe3O4 यानी कि लोहा 3 होता है और ऑक्सीजन 4 होता है, मैग्नेटाइट। इसके अलावा सीडेराइट भी होता है, सीडेराइट होता है FeCO3 ये होता है सीडेराइट का, इसका फार्मूला होता है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसको लिमोनाइट भी और काल्कोपाइराइट्स याद रखें, काल्कोपाइराइट्स भाई इसी का अयस्क होता है Fe, इसका सूत्र होता है ये काल्कोपाइराइट का CuFeS2। इसको चाल्कोपाइराइट्स भी कहा जाता है जो कि तांबा में आ जाता है, यानी कि तांबा यानी कि यहाँ पे Cu है नहीं कॉपर, तो उसके भी होता है। लेकिन इसको काल्कोपाइराइट्स कहेगा तो अभी लोहा का ही है। अगर बात करते हैं लोहा क्या एक तरह का है, तो लोहा क्या है, धातु ही है। और धातुओं की सभी की पहचान क्या है? बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि उस पर धन आयन होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, प्रदान करती है। सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन एक अपवाद के रूप में होता है जो कि पारा, जो कि एक धातु होते हुए भी क्या है, वह एक द्रव के रूप में रहता है। इसके अलावा सभी धातु अघातु अर्धनीय होते हैं, इनको पीठ के चादरे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा धातुएं होती है उसको साँचा में मतलब उसको हम लोग ढाल सकते हैं। इसके अलावा जो धातुएं जो होती है उसको तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि तान के उसको लंबा कर सकते हैं। जैसे सोना में काफ़ी लंबा उसमें तान करके हम तार वगैरह बना लेते हैं। उसी तरह से धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं। याद रखिएगा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हालांकि जो हमने बताया धातु के बारे में उसे अधातु जस्ट उसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में स्थित। याद रखिएगा कानपुर में है, जबकि कानपुर अगर देखा जाए तो कौन सा, गंगा नदी पर बसा हुआ है। इसके अलावा जो शुगर की बात करते हैं तो शुगर को इसको केमिस्ट्री के बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज का मतलब होता है कि C12 होता है, C12 यानी कि कार्बन 22 तो यही होता है कि कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 और O11 होता है। यही सुक्रोज का सूत्र होता है। और ऐसे गन्ना वगैरह से भी सब क्या होता है, सुक्रोज ही निकलता है। उसी तरह से अगर सुक्रोज जो है ये टूटता है तो किस में बदल जाता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 होता है। ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो या कार्बोहाइड्रेट हो, तीनों का फॉर्मूला वही होता है, C6H12O6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्याज को है कि खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो रूपांतरित तना होता है। तो प्याज हो गया, प्याज आलू लहसुन और आदि, ये सब अदरक यानी कि कैसा होता है? तो ये सब तना का उदाहरण है। अगर प्याज की अगर बात करेंगे तो प्याज कैसा है? सलकंद तना का रूप है। उसी तरह से आलू क्या है? कंद है। और अदरक और हल्दी प्रकंद के रूप में आता है। जबकि बंदा और केसर धनकंद के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से प्याज उत्पादन में अगर बात किया
जाए तो महाराष्ट्र 1 नंबर पे आता है। उसी तरह से अगर जड़ के रूप में बात करेंगे तो जड़ में कौन कौन से आते हैं, तो मूली आता है, मूली हो गया, और उसके अलावा गाजर हो गया। तो गाजर जो है वह तर्क रूपी होती है, जबकि सॉरी मूली जो होता है वह तर्क रूपी जड़ होता है। उसके अलावा जो गाजर होता है शंकु आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जमायत जो इस्लामी है बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। उसी तरह से मतलब ये बांग्लादेश का अगर बात करते हैं तो बांग्ला जो देश क्या है, भारत से 3 तरह का इसका विवाद चलता है। एक न्यू मूर्ति जो बन गया है उसके कारण विवाद चलता है, तीस्ता नदी विवाद चलता है, फरक्का बैराज को लेकर चलता है। और बांग्लादेश से भारत का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भूमि सटा हुआ है, 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा। मतलब इसका 4096 किलोमीटर इसका अधिकतम भूमि मतलब भारत से सटा हुआ है। जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सटा हुआ है, अफगानिस्तान के साथ कितना 106 किलोमीटर का ही सिर्फ बॉर्डर सटा हुआ है। इसी तरह से बांग्लादेश के साथ में क्या है, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। और अगर बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश 1971 में जो था उसने आज़ाद हुआ था जो पाकिस्तान से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हालांकि उसको मान्यता सबसे पहले भारत ने दिया हुआ था। और बांग्लादेश से सटा हुआ भारतीय 5 राज्य कौन से है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये उससे सटा हुआ है। बांग्लादेश के साथ एक मैत्री दिवस भी मनाया जाता है जो कि 6 दिसंबर को मनाया जाता है। संप्रीति और बोंगो सागर ये किसके साथ में युद्ध अभ्यास होता है, तो बांग्लादेश के साथ ही होता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जो है बेलूर मठ का संबंध किससे है, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। ये किनके गुरु थे, तो स्वामी विवेकानंद के ही गुरु थे। यह बेलूर मठ की स्थापना कब हुआ था, याद रखेगा। इसका स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। बेलूर मठ कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। और कौन सी नदी पे है, तो हुगली नदी पे बसा हुआ है। उसी तरह से रामकृष्ण मिशन के भी स्थापना हुआ था। यह कब हुआ था, 1897 में, यानी कि 10 साल के बाद हुआ था रामकृष्ण परमहंस के इसकी स्थापना। जबकि विवेकानंद की अगर बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, इसका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखेगा 1800, इनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में इसका हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हो गई थी, याद रखेगा। हालांकि यह 1902 में हो गई थी। माना जाता है कि इन्होंने कि जो 40 साल की उम्र में जिनके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हालांकि इनकी उम्र 39 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और इन्होंने शिकागो, याद रखेगा, शिकागो कब गए थे, 1893 ईस्वी में ही 1800, याद रखेगा कब हुआ था, तो 1893 में यह शिकागो गए हुए थे हिंदू धर्म सम्मेलन में। और उन्होंने जाकर जो भाइयों और बहनों के साथ जो 2 मिनट के भाषण में संबोधित किया था, जिसकी वजह से इनको तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। इनकी पुस्तकों वगैरह कर्म योग, धर्म योग, लास्ट के अंत में जो भी योग आ जाएगा वह सब विवेकानंद के ही है। जब इन्होंने शिकागो गए थे तो महाराष्ट्र का पेनिनसुलन जहाज था, उससे इन्होंने वहाँ पे गए हुए थे। मास्टर एगो सिस्टर जो एगो व्यक्ति की मानी जाती है, इनको एक सिस्टर शिष्या के रूप में भी वहाँ पे एक मिली हुई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी VVI है। जो बंगाल का जो विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। हालांकि बंगाल विभाजन के लेकर याद रखेगा कब, 3 दिसंबर 1903 को ही, याद रखेगा 1903 को ही, 3 दिसंबर 1903 को ही मतलब क्या हुआ था, इंग्लैंड में इसको प्रस्ताव को रखा गया था। जिसके पश्चात में बंगाल जो विभाजन हुआ था 20 जुलाई, याद रखेगा कहिए हुआ था, तो यहाँ पे तो डेट दिया हुआ है 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। जबकि प्रभावी कहिया हुआ था 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, 1905 को यह प्रभावी हो गया था। तो इसको जैसे ही मतलब ये बंगाल विभाजन किया गया था तो पूर्वी बंगाल के तरफ में जो बांग्लादेश है वह पूर्वी बंगाल हुआ करता था। पूर्वी बंगाल और उस समय जो असम वाला क्षेत्र था वह भी बंगाल के साथ ही था। उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी। जबकि पश्चिम बंगाल वाला, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, इसकी राजधानी कोलकाता थी। उसी तरह से पूर्वी बंगाल की अगर बात करते हैं, गवर्नर जनरल किनको बनाया गया था, तो पूरब वाला जो क्षेत्र में वह बन गया था व्यक्ति, तो याद रखेगा उसका नाम था फूलर। उसको क्या रखा था, फूलर। जबकि पश्चिम वाला बंगाल वाला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, तो वह फ्रेजर को बनाया गया था। हालांकि यह बंगाल जो विभाजन हुआ था यह प्रशासनिक आधार पर इसने तर्क दे रखा था। हालांकि इसका मेन मकसद क्या था कि हिंदू मुस्लिम क्या करना था कि अलगाव रखा गया था। क्योंकि पूर्वी बंगाल की तरफ में ज़्यादातर बहुत मात्रा में क्या किया गया था कि मुस्लिम रखा गया था, अल्पसंख्यक मात्रा में हिंदू। जबकि पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में अधिक मात्रा में हिंदू थे और कम मात्रा में मुस्लिम थे। इसके लेकर ही क्योंकि राष्ट्रीयता का भावना सबसे ज़्यादा बंगाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इसके कारण इसने कर दिया हुआ था। तो याद रखेगा जैसे इसने 20 जुलाई 1905 को बंगाल घोषणा किया था, उसी तरह से 7 अगस्त को, याद रखेगा 7 अगस्त 1905 को ही बंगाल में क्या गया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। उसी स्वदेशी आंदोलन के लेकर ही इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर भी मतलब क्या हुए थे, अमार सुनार बांग्ला के गीत लिखे हुए थे। जब ही बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गीत बना हुआ है। और इसको लेकर जो 16 अक्टूबर को हुआ था, जो 16 अक्टूबर 1905 को जो प्रभावी हो गया था, तो जैसे ही प्रभावी हुआ था उस समय राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
और ये बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया था, याद रखिए कब, 1911 इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, जब इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम उसकी पत्नी मैरी आई हुई थी, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, घोषणा हुआ। जबकि 1912 में राजधानी क्या हुआ, बंगाल से अब दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को स्थानांतरित कर दिया गया था। याद रखना कौन सी कमेटी पर, अरुणडेले कमेटी पर, याद रखिए किसके, अरुणडेले कमेटी पे क्या किया गया था, इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुआ था। इसके अलावा स्मारकों के संरक्षण वगैरह को लेकर भी लॉर्ड कर्जन के समय में ये सब हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। मात्र कितना दिन के लिए बने थे, तो 13 दिन के लिए बने थे। कब, कितना दिन के लिए, 13 दिन के लिए बने थे। और यह कब बने थे, याद रखिएगा 1996 ईस्वी में यह अटल बिहारी वाजपेयी बने हुए थे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के, तो प्रधानमंत्री का अनुच्छेद कितना होता है, याद रखिएगा 74 में, क्योंकि एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका प्रधानमंत्री होता है। हालांकि ये मंत्रिपरिषद किसके लिए रहता है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए रहती है। उसी तरह से 75 अनुच्छेद में कहता है कि एक मंत्री, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, और जबकि प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उसी तरह से 78 अनुच्छेद में, याद रखिएगा कितना, 78 अनुच्छेद में है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य वगैरह पालन के बारे में दर्शाया गया है। यानी कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में सेतु के रूप में कार्य करते हैं प्रधानमंत्री। और जबकि प्रधानमंत्री के अगर रूप में देखा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे, उनका कितना वर्ष था, तो याद रखिएगा 16 साल 9 महीने 12 दिन उनका कार्यकाल था, सबसे लंबा समय था। जबकि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे, याद रखिएगा। जबकि पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री जो बनने वाली थी वह इंदिरा गांधी थी। हालांकि इंदिरा गांधी दो समय में बनी हुई थी, पहली बार जो राज्यसभा का सदस्य के रूप में बनी हुई थी। जबकि एक प्रधानमंत्री जो एक बार भी सदन में गए हुए नहीं थे, जो चौधरी चरण सिंह, यानी कि चरण अपना एक दिन भी लोकसभा में नहीं रखे थे। और जबकि एक अविश्वास मतलब विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हो गए थे, उसको विश्वनाथ प्रताप उनको कहा जाता है। उसी तरह से 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनके मृत्यु जो हुआ है कब के समय में हुआ था, कार्यकाल के दौरान ही हो गया है। याद रखेंगे कार्यकाल के दौरान में किन क्या हुआ है, तो मतलब ये हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ है, इंदिरा गांधी का हुआ है, और ये अटल बिहारी लाल बहादुर शास्त्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में हुआ, ताशकंद के समय में हुआ था, जब समझौता हुआ था उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। याद रखिएगा प्रधानमंत्री क्या होता है, एक बहुमत दल का ही नेता होता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र की सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और यह लोकसभा का ही सदस्य में से ही बहुमत दल का जो नेता है उसे ही प्रधानमंत्री बनाई जाती है। और प्रधानमंत्री के सिफारिश के आधार पर ही जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति यही राष्ट्रपति ही करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सभी के सभी को सिफारिश कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री ही करता है। तो उसके पश्चात में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो कि कितने 15वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, जिसको अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं तो 9 अगस्त को क्या हुआ था, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। 0 आवर पर चलाने के पश्चात में सभी बड़े बड़े मतलब व्यक्ति क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया था, जैसे कि गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खा पैलेस में बंद कर दिया गया था। जबकि जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के दुर्ग में बंद कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। और जो अबुल कलाम आजाद उनको बांकुरा जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, तो हजारीबाग जेल में उन्होंने दीपावली की रात में वहाँ से नेपाल में भाग गए थे। आजाद रास्ता का उन्होंने गठन किया हुआ था। उसी तरह से अगर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ, एक महिला जो थी रेडियो से उन्होंने प्रसारण, उषा मेहता, जो कि रेडियो से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही हुई थी। इसके पश्चात में ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है उसको माना जाता है करो या मरो का उसने नारा किसने दिया हुआ था, तो मेहर यूसुफ अली का ही देन मानी जाती है। उसी तरह से साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ, अभी मेहर यूसुफ अली का ही नारा है। और हालांकि भारत छोड़ो ज़्यादातर लोकप्रिय कौन से गांधी जी के द्वारा ही बनाया गया था। और जब से ही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो ये हुआ था, इसके पश्चात में अरुणा आसफ अली, याद रखना है, अरुणा आसफ अली ने इसका नेतृत्व किए थे। जबकि वो नारा वगैरह वो सब हमने मेहर यूसुफ अली के द्वारा ही किया गया था। उसी तरह से जो है क्रिप्स मिशन 1942 में ही आया था, वह क्रिप्स मिशन की विफलता को लेकर ही भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर चलाया गया था। और गांधी जी ने, याद रखिएगा, 45 मिनट तो भयानक उन्होंने ऐसी मतलब भाषण दिए हुए थे। और
इन्होंने लोगों ने देखकर बोला कि एकदम पैगंबर के अवतार की तरह यह व्यक्ति भाषण दे रहा है। और यह गांधी जी का सबसे हिंसात्मक एकमात्र आंदोलन यही था, इनका हिंसात्मक ही था। उसी तरह से अगर बात करते हैं गांधी जी के बारे में तो इनके बहुत सारा पुस्तकों वगैरह है। पुस्तकों की अगर बात करेंगे तो यंग इंडिया, हरिजन, नौ जीन और इंडियन ओपिनियन, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, द ग्रीन पैम्पलेट, ये सब गांधी जी का ही लिखा हुआ पुस्तक है। और इन्होंने 1893 में अब्दुल्ला सेठ के अथी के लेकर दक्षिण अफ्रीका गए थे, जबकि भारत में या 9 जनवरी 1915 को वापस आ गए थे। हालांकि 15 में आने के पश्चात 1916 में उन्होंने BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शामिल हुए। तो 1917 में भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया हुआ था। और जबकि 18 में क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर, और उसके बाद 18 में ही हुआ था खेरा आंदोलन में भाग लिए थे। गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और उन्होंने दो बार त्याग पत्र दे दिया था। दो बार त्याग 1925 में और 1923 में इन्होंने त्याग पत्र दे रखा था। चलिए इससे जुड़ा हुआ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में हम आपको रिवीजन कराएंगे। आगे चलते हैं। भारत का अंतिम जो कि वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही क्वेश्चन अगर बदल दिया जाए कि मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम वायसराय कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी। याद रखें कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया था। उसी तरह से यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है कि मतलब ये स्वतंत्र भारत का, जबकि खाली पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसी तरह से अगर बात करेंगे कि हम लोग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन व्यक्ति था, तो लॉर्ड कैनिंग थे, 1858 ईस्वी के जो आया था उसके लेकर। उसी तरह से बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो पहला रॉबर्ट क्लाइव था। और गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। जबकि भारत का पहला गवर्नर के रूप में अगर देखा जाए तो बंगाल वही लॉर्ड विलियम बेंटिक रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विलियम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम जो हॉकिंस था वह जहांगीर के दरबार में इंग्लिश खान की उपाधि धारण किया हुआ था। याद रखिएगा कब आया था इसके दरबार में, तो यह आया था जो कि 1608 ईस्वी में। कब आया था? 1608 ईस्वी में इसके दरबार में। 1608 में इसने सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था फैक्ट्री, लेकिन वह असफल रहा था। उसके बाद 1609 में ये था विलियम जो कैप्टन हॉकिंस जो कि आया था, इसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया था, क्योंकि इसने आते ही फारसी भाषा में इसने बोला हुआ था, जहाँ पर ना तुसी ग्रेट हो। तो उसके पश्चात उसने बोला कि किसको संबोधित कर रहे, तो उसने बोला कि मैं अकबर को। तो बोला कि नहीं अब वो मेरे अब्बू जानते, वो निपट लिए, हम जहांगीर है, हमसे बातचीत करो। तो इसने फारसी में किया था, इसके लेकर खुश होकर इसने दिया हुआ था। इसके अलावा जहांगीर के दरबार में जो था वह सर थॉमस मुनरो, यानी कि कैप्टन हॉकिंस के बाद सर थॉमस मुनरो आया हुआ था। और याद रखिएगा और विलियम फिंच भी आया हुआ था, जबकि रॉल फिंच अकबर के समय के दरबार में आया था। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था, जबकि 9वें गुरु को तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया हुआ था। और जहांगीर ने, याद रखे, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसने बोल रखा था कि इसमें किसी एक व्यक्ति का अगर चित्र हमको कोई दिखा के बता दे तो मैं बता दूंगा कि इसका आँख किसने बनाया है, नाक किसने बनाया हुआ था। और इसने न्याय का जंजीर वगैरह भी बना रखा था। और इसने जीवन के अंतिम समय में इसने बोला कि मैं मतलब मेरा जीवन का अब एक प्याला में आकर निपट गया, यानी कि एक बहुत बड़ा यह नशा में दूत रहता था, दिन रात पी कर ही सोया रहता था शराब। तो इसने इतना पीता था रात दिन, उसके पास अंतिम के समय सुधार करते करते एक प्याला इसको एक दिन में जरूरत पड़ता था। किसको? जहांगीर को। याद रखना है जहांगीर का जो संबंध था वो अनारकली के साथ था। और जहांगीर ने तुझू के जहांगीर अपनी कथा खुद लिखा हुआ था, उसको पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खान को जाता है। उसी तरह से इसका भी मकबरा कहाँ पे? लाहौर में है। अनारकली का भी मकबरा लाहौर में है। और इसने जो अपना बेटा शहरयार को और इसकी जो एक शादी इसने किया हुआ था, किसके साथ किया था? नूरजहां के साथ किया था। तो उसकी बेटी जो थी अर्जुबान बानो बेगम, उसके साथ उसने शादी करवाया था। इसके अलावा उसने अस्मत बानो बेगम यानी कि इसकी सास जो थी वह इत्र बनाने की विधि खोज रखी थी। जबकि भारत में आने वाला अगर पहला अगर देखा जाए तो अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। जबकि कैप्टन के रूप में कौन नाविक आया हुआ था? तो यही था कैप्टन हॉकिंस था, जिसे इंग्लिश खान का उपाधि इसने तो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर दिया हुआ था। जबकि इसने क्या हुआ था, पक्षियों का एक चित्रकार बहुत बड़ा मंसूर जो था व्यक्ति, उसको नादिर उल उस का उपाधि दिया हुआ था, जबकि अबुल हसन को नादिर उस जमा का उपाधि दे रखा था। उसी तरह संस्कृत एक महान विद्वान थे वह जगन्नाथ थे, उन्हें कविराज का उपाधि दिया हुआ था। जबकि इनकी पत्नी जो थी नूरजहां एतमादुद्दौला का मकबरा बनाए हुई थी, जिसको मतलब पितरा दुर्रा नामक जराव ने उसमें काम किया हुआ था। उसके अलावा इसने जहांगीर का जो है मकबरे का निर्माण इसकी पत्नी नूरजहां ने करवाई थी। और वह कहाँ पे है? तो लाहौर में स्थित है।
उसी तरह से इसने जहांगीर ने जो न्याय का जो जंजीर उसने लगाया था वह सोना का था, याद रखिएगा किसका था, वह सोना का बना हुआ था। और यह नूरुद्दीन, जबकि इसका बचपन का क्या नाम था, तो सलीम रखा गया था। हालांकि इसका जन्म होता है, माना जाता है कि अकबर ने जो सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट कर किया था गोविंदवाल में जाकर, उनके आशीर्वाद के पश्चात ही इसका जहांगीर का जन्म हुआ था, जिसके सलीम के नाम से रखा गया। हालांकि उन्होंने सलीम इसको नाम रखा अपने गुरु जो सिया मतलब गुरु थे वह सलीम चिश्ती, उनके नाम पर रखा गया था। जबकि सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग फिर आएगा डिस्कशन वीडियो में, तो मेरा इंतज़ार बने रहिए। और मेरा वीडियो का डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपना कमेंट में कोई तरह का सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।